नमस्कार। साइकोलॉजी की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर करने जा रहे हैं ये एनसीईआरटी 11th क्लास जो है साइकोलॉजी का, उसका 3rd चैप्टर। इससे पहले हमने 2 चैप्टर ठीक है देख चुके हैं हम। तो यहाँ पे 3rd चैप्टर रहता है हमारा मानव व्यवहार के आधार, बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। मानव व्यवहार केवल मानसिक प्रक्रियाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि यह हमारे जैविक तंत्र, बायोलॉजिकल सिस्टम और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट के बीच जटिल अंतःक्रिया का परिणाम है। तो एक मनोवैज्ञानिक के रूप में मानव व्यवहार को समझने के लिए हमें तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क की संरचना, अनुवांशिकी और संस्कृति के प्रभाव को समझना आवश्यक है। क्या क्या समझना आवश्यक है? तंत्रिका तंत्र, हमारा न्यूरन सिस्टम जो होता है, मस्तिष्क की संरचना, ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से रहता है, ये समझना है। हमारी जो अनुवांशिकी है, जीन्स जो हमारे रहते हैं, और संस्कृति जो हमारा कल्चर रहता है, कल्चर का क्या प्रभाव है, ये सब कुछ समझना रहता है। क्या एक व्यवहार को समझने के लिए, मानव के व्यवहार को समझने के लिए। तो इस तरह से हम यहाँ देखेंगे मानव व्यवहार के आधार में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ये है, उसके बाद है विकासवादी परिप्रेक्ष्य, जो ये यहाँ पे इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव रहेगा। इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव हम देखेंगे। यह परिप्रेक्ष्य बताता है कि मानव व्यवहार और शारीरिक संरचनाएं अचानक उत्पन्न नहीं हुई है, एकदम ही एक दिन में ये उत्पन्न नहीं हुई है, बल्कि लाखों वर्षों की जैविक विकास, जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है हमारी बॉडी का, तो ये इसकी प्रक्रिया के माध्यम से विकसित हुई है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से चार्ल्स डार्विन के सिद्धांतों को आधार माना जाता है। किस बेसिस पे? ही चार्ल्स डार्विन ने, उन्होंने क्या थ्योरी दी थी इवोल्यूशन की? चार्ल्स डार्विन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक थ्योरी दी थी। तो क्या थ्योरी थी उनकी? इसमें बताया उन्होंने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन चार्ल्स डार्विन के अनुसार किसी भी प्रजाति में उन शारीरिक या व्यवहारिक लक्षणों के अगली पीढ़ी में जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, जो उससे अपने पर्यावरण में जीवित रहने और प्रजनन करने में मदद करते हैं। ऐसी प्रजातियां जो सरवाइव करती है, अपने पर्यावरण में सरवाइव कर सकती है, ठीक है, और रिप्रोडक्शन करती है, तभी जो हमारे व्यवहारिक और शारीरिक लक्षण है अगली पीढ़ी में जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो जीव नहीं सरवाइव कर पाएंगे तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। जो जीव अपने पर्यावरण के अनुकूल नहीं ढल पाते हैं, वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। इसे ही योग्यतम की उत्तरजीविता कहा जाता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो यहाँ पे सर्वाइव कर पाया वही आगे बढ़ेगा, अदरवाइज एक्सटिंक्ट हो जाएगा, या फिर उनकी बॉडी में चेंज हो जाएगा, ठीक है, या फिर उनका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो उसमें किसी तरह से चेंज आएगा। तो मानव विकास के 3 महत्वपूर्ण जैविक परिवर्तन रहते हैं। लाखों वर्षों की इस विकासवादी प्रक्रिया के दौरान मानव ने 3 ऐसे मुख्य परिवर्तन हुए जिन्होंने हमारे व्यवहार को अन्य अन्य जीवों की से बिल्कुल अलग और उन्नत बना दिया है। कैसे? मानव एकदम से इतना ज़्यादा, एकदम से नहीं, इतने लंबे समय से, ठीक है, ये धीरे धीरे करके उन्नत हुआ है। कैसे हमारा जो विकास हुआ है। लेकिन जो दूसरे हम देखते हैं यहाँ पे, अन्य जो जानवर रहते हैं, अन्य जीव रहते हैं, वो इतना बल्कि विकास नहीं कर पाए हैं। तो इसके पीछे रहता है सबसे पहले ये द्विपादगमन, जो हमने यहाँ पे जो बाइपेडलिज्म की शुरुआत हुई थी। बाइपेडलिज्म, 2 पैरों पर सीधा खड़े होकर चलने की क्षमता। इन, ठीक है, पहले 4 पैरों पे चलते थे। इनसे मानव की दोनों जो हाथ है वो बिल्कुल फ्री हो गए, इससे हम काम कर सकते हैं। और धीरे धीरे फिर इन हाथों से औजार बनाना शुरू किया, हथियार पकड़ना, भोजन इकट्ठा करना, ये सब कुछ सीखा हमारे जो प्रारंभिक मानव थे उन्होंने। तो मस्तिष्क का भी ये बृहतीकरण और जटिलता। और दूसरा क्या है यहाँ पे? मस्तिष्क का बृहतीकरण और जटिलता। तो किस तरह से रहेंगी ये? एंसेफलाइजेशन में क्या रहता है? शरीर के अनुपात में जितना हमारा शरीर है बड़ा, मानव मस्तिष्क के आकार और वजन में भारी वृद्धि हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जितना बड़ा शरीर है उतना ही बुद्धिमान जानवर रहेगा, तब तो हाथी सबसे बुद्धिमान होता है। लेकिन जो माना जाता है बुद्धिमान क्या है जानवरों की और हमारी जो प्राणियों की बुद्धि, वो कैसी मापी जाती है? जितना बड़ा हमारा शरीर है उस अनुसार जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, उसका कितना साइज़ है। अगर ब्रेन का साइज़ और हमारी बॉडी का साइज़, ठीक है, उसको मापा जाता है। इस अनुसार
जो हमारा IQ सॉरी जो हमारा वृद्धि है वो इस अनुसार हुई है। तो विशेषकर जैसे यहाँ देखे है, विशेषकर अग्र मस्तिष्क है जो हमारा फोर ब्रेन है आगे वाला, और जो हमारा प्रम मस्तिष्क है, ठीक है, बिल्कुल जिसको बोलते हैं, जो हमारा सेरिब्रल कॉन्टेक्स्ट होता है, सॉरी कॉर्टेक्स्ट होता है। आप आगे देखिए ये जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है का अत्यधिक विकास हुआ है। इसी कारण मनुष्यों में सोचने, भाषा का उपयोग करने, योजना बनाने और अमूर्त तर्क जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की क्षमता विकसित हुई है। जैसे ही हमारा जो ब्रेन है उसका आकार बढ़ा है, वजन बढ़ा है, भारी हुआ, वृद्धि हुई है, उस अनुसार जो हम लोग हैं उसी अनुसार हमारे में कुछ क्षमताएं भी विकसित हुई है। तो अंगूठे की विपरीत स्थिति, तीसरा क्या है, अंगूठे की विपरीत स्थिति। जैसे हमारी उंगलियां चार सीधी स्थिति में है, लेकिन इसके ऑपोजिट क्या है, अंगूठा है हमारा। तो हमारे अंगूठा अपोजिट होने के कारण हमें किसी भी वस्तु पर सटीक पकड़ मिल सकती है, हम चीज़ें अच्छे से पकड़ लेते हैं। इसकी क्षमता से बारीक काम करते हैं, जैसे सुई धागा डालना, लिखना, सूक्ष्म औजार वगैरह बनाना हम इन्हीं हाथों के कारण करते हैं। तो नेक्स्ट रहेगा हमारा व्यवहार का विकास, इवोल्यूशन ऑफ बिहेवियर, किस तरह से हमारे व्यवहार का विकास हुआ। विकासवादी मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि न केवल हमारे शारीरिक अंग बल्कि हमारे कई मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक लक्षण भी विकास का परिणाम है। ये नहीं कि हमारे शरीर के जो अंग है, अंगूठा वगैरह हमारा या ब्रेन इसी से, लेकिन जो हमारे मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक लक्षण भी है धीरे धीरे वो भी इसके साथ विकसित हुए। उदाहरण के लिए जैसे हमें किसी चीज़ से डर लगता है, खतरा महसूस होता है, तो उससे हमने दूर भागने की मदद होती है। ये महसूस जैसी होगा वो व्यवहार है एक। तो जो जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी था। ऐसे नहीं है कि हाँ हम कहीं भी अगर मान लो किसी अगर हमें डर की भावना अगर पैदा नहीं होती तो आज के लिए हम मर चुके होते। डर की भावना भी ज़रूरी है। इससे पता चलता है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ खतरनाक हो सकती है, ठीक है, तो हम उससे दूर हटे, दूर रखें उसी को। तो इसी तरह जो परोपकार या सहयोग है इसकी भावना भी हुई विकसित, ठीक है, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में जो जो ये परोपकार और सहयोग एक दूसरे को जो कॉपरेशन किया उन्होंने, हमारे पूर्व महान मानव था, तो उन्होंने समूह में रहना शुरू किया, तभी शिकार किया, दुश्मनों से रक्षा भी हुई। अगर एक एक करके रहते तो सर्वाइव करना मुश्किल होता, ख़त्म हो जाते। तो एक ग्रुप में रहना, ग्रुपिज़म शुरू हुआ, तो उससे इससे भी जो परोपकार सहायता सहयोग है इससे भी जो मानव है वो मानव का विकास हुआ है इस भावना से। तो निष्कर्ष मैं बताती हूँ, यहाँ पे इसका थोड़ा सा एक निष्कर्ष दिया गया है। विकासवादी जो परिप्रेक्ष्य है के अनुसार आज का आधुनिक मानव व्यवहार उन व्यवहारिक रणनीतियों का योग है जो अभी तक जिन्होंने हमारे पूर्वजों को लाखों वर्षों तक जीवित रहने और उन अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने में मदद की है, और आज भी यही चीज़ आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे व्यवहार के जैविक आधार, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। हमारे सभी व्यवहार, सोचना, महसूस करना, कार्य करना शरीर के भीतर होने वाली जैविक प्रक्रियाओं से जुड़े हैं, ठीक है। जितने भी हम व्यवहार हम सोचते हैं, कुछ महसूस करते हैं, कुछ काम करते हैं, जो हमारे बीच बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है उससे जुड़े हैं। तो इसके तीन घटक है। क्या घटक यहाँ देखिए, सबसे पहले हमारा तंत्रिका कोशिका है जिसको न्यूरॉन कहते हैं, फिर तंत्रिका तंत्र है तो ये नर्वस सिस्टम है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, थर्ड है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हम पढ़ेंगे यहाँ सबसे पहले तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। जो हमारा न्यूरॉन सिस्टम नर्वस सिस्टम है उसकी सबसे छोटे वाली जो हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो इकाई रहती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। यह सूचनाओं को ग्रहण करने, उनका संवहन करने और उन्हें आगे भेजने का कार्य करती है, मैसेज गेन करती है, ठीक है। फिर उसको संवहन करती है, उसका आगे भेजती है, अपने पास स्टोर करती है, फिर आगे सेंड करती है। ये क्या कौन करता है, ये काम न्यूरॉन करता है। न्यूरॉन आगे हम देखेंगे किस तरह से रहेगा। न्यूरॉन के मुख्य भाग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे द्रुमाकृतिक, जिसको हम, ठीक है, डेंड्राइटिस कहते हैं। डेंड्राइटिस क्या रहता है, यहाँ पे देखिए आपको द्रुमाकृतिक, आपको ये इमेज दिख रही है, इसमें चेक करिए, ये जो डायग्राम है द्रुमाकृतिक, जो ये ब्रांचेस रहती है, ब्रांचेस का जो सबसे
अगला भाग रहता है, इसको धुमाकृति, ठीक है, डेंड्राइटिस कहते हैं। तो इसका क्या काम रहता है, यह पेड़ की शाखाओं जैसी, देखिए ब्रांचेस की तरह है, संरचनाएं होती है जो अन्य न्यूरॉन्स या ज्ञान इंद्रियों से संकेत उद्दीपक ग्रहण करती है। दूसरे न्यूरॉन्स से क्या करती है ये, जो हमारा स्टिमुलस होता है, ठीक है, मैसेज होता है, उसको गेन करती है, उसको ग्रहण करती है। फिर दूसरा रहता है कोशिका काय, कोशिका काय रहता है या केंद्रक के साथ, ठीक है, हम पढ़ते हैं यहाँ सोमा और जो है सेल बॉडी, सेल बॉडी क्या है, केंद्रक यहाँ पे। तो इसमें जो हमारे केंद्रक है, न्यूक्लियस होता है, यह कोशिका को जीवित रखता है और प्राप्त संकेतों को संचित करता है। ये कोशिका को क्या है, ठीक है, जीवित रखता है और जो हमारे संकेत है, जो हमारे जो मैसेज आते हैं, उसको ये संचित करके रखता है, स्टोर करता है। तो ये देखिए यहाँ पे केंद्रक है, केंद्रक के आसपास जो ये है, इसको क्या कहते हैं, कोशिका काय कहते हैं। तो अगला रहेगा अक्षतंतु, एक्सॉन, यह एक लंबी संरचना है। एक्सॉन यही देखिए केंद्र के साथ हरे जो ये लाइन, ठीक है, लंबी सी यहाँ से, जहाँ से ये डंडी स्टार्ट होती है, उसको बोलते हैं अक्षतंतु। तो ये एक लंबी संरचना है जो सूचनाओं को कोशिका काय से दूसरे न्यूरॉन तक ले जाती है, ठीक है। यहाँ से केंद्रक से क्या है, कोशिका काय से यहाँ से ये आगे ले जाएगी दूसरे न्यूरॉन तक, एक से दूसरे न्यूरॉन में बढ़ती जाती है इस तरह से, ठीक है, सूचनाएं आगे जाती है। तो इसके ऊपर एक माइलिन आवरण होता है। अगर पूछे कि इसके ऊपर होता है, ये अक्षतंतु के ऊपर, एक्सॉन के ऊपर होता है एक माइलिन, ठीक है, शीट होती है एक। तो जो संकेतों की गति को बढ़ाता है, ये बहुत मिली सेकंड में फटाफट से, ठीक है, बहुत मैसेजेस पास होते हैं, ऐसे नहीं कि बहुत लंबा टाइम, हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, अंतस्थ बटन, जैसे अभी मैं भी आपको बता रही हूँ, आप गेन कर रहे हैं किस तरह से, तो ये बहुत ही तेज़ गति में हो रहा है, ठीक है। तो अंतस्थ बटन जिसको कहते हैं टर्मिनल बटन्स, क्या होते हैं, अक्षतंतु के अंतिम छोर पर छोटी गांठें होती है। आपको यहाँ पे अंतस्थ बटन दिख रहे हैं, लास्ट में जो है आपको ये देखिए लाइन सी, इसमें छोटे छोटे ये जो, ठीक है, बटन सी है, गांठें सी है, ठीक है, इसको बोलते हैं टर्मिनल बटन्स। तो जो यह क्या काम करती है, जो अन्य न्यूरॉन्स, जो इसके अलावा दूसरे न्यूरॉन के पास रासायनिक संदेश भेजती है, जो हमारे केमिकल, ठीक है, मैसेज रहते हैं, तो वो दूसरे न्यूरॉन की, यहाँ से शुरू हुआ तो दूसरों के पास जाएगा, तो यहाँ से गेन होता है, जो ये धुमाकृतिक थे, और अंतस्थ बटन से दूसरे के पास जाते हैं, ठीक है। तो अगला रहेगा हमारा तंत्रिका आवेग, इसी का ये नर्वस इम्पल्सिस। तो और या फिर क्या है, संधि स्थल, साइनेप्स, इसको हम यहाँ देखेंगे। जब कोई उद्दीपक मतलब बाहर से जो मैसेज आता है, ठीक है, जब कोई स्टिमुलस, ठीक है, न्यूरॉन को उत्तेजित करता है, ठीक है, तो जब भी एक्साइट करता है, कोई भी मैसेज बाहर से आता है जिससे हम एक्साइट होती है न्यूरॉन, ठीक है, वो न्यूरॉन की वजह से होती है, तो एक विद्युत रासायनिक परिवर्तन होता है, एकदम क्या होता है, एक, ठीक है, केमिकल, जो हमारा इलेक्ट्रिक केमिकल होता है, वो एक उसमें वो परिवर्तन होता है, जिसे तंत्रिका आवेग कहते हैं। किसे कहते हैं, तंत्रिका आवेग, एकदम से हलचल हो जाना, जैसे मैसेज आना, हमने वो, ठीक है, तो न्यूरॉन उससे क्या हो जाता है, उस मैसेज से एक्साइटेड हो जाता है, ठीक है, तो और उससे क्या हो जाती है, हमारे केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, तंत्रिका आवेग कहते हैं, ठीक है, नर्वस इम्पल्स कह जाते हैं। तो ठीक है, दो न्यूरॉन्स के बीच एक सूक्ष्म खाली स्थान होता है, जिसे, ठीक है, स्टेप्स, जो, ठीक है, स्टेप्स कहते हैं या सिनेप्स कहते हैं। तो ये, या संधि स्थल कहते हैं, ठीक है, या संधि स्थल। जैसे एक न्यूरॉन यहाँ है, यहाँ से फिर दूसरा स्टार्ट हुआ, जैसे ये आप यहाँ देख रहे हो, एक खत्म हुआ अंधस्तन बटन के पास से, दूसरी स्टार्ट हुई, दूसरे न्यूरॉन, यहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन रहते हैं, उससे बनता है नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये तो एक छोटी सी इकाई है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं उस चीज़ को, इन दोनों के बीच जो थोड़ी खाली जगह रहेंगी दो न्यूरॉन्स के बीच, उसको हम कहेंगे स्टेप्स। तो यहाँ सूचना विद्युत, ठीक है, विद्युत, एक स्टेप्स ये नहीं कहना कि हमारे कान की हड्डी, उसको भी बोलते हैं सबसे छोटी जो, ठीक है। यहाँ सूचना विद्युत रूप से नहीं बल्कि रासायनिक रूप से बहती है। कैसे बहती है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, जो बीच में जो खाली जगह है उसमें कैसे बहती है, उसे बहती है केमिकल से। हमने कहा था यहाँ से जो अंतस्थ बटन है, ये केमिकल, ठीक है, रासायनिक संदेश भेजती है, केमिकल भेजता है यहाँ से आगे।
लेकिन जो इससे पहले न्यूरॉन्स के अंदर है वो विद्युत रासायनिक पैदा होती है, लेकिन जो जब हाँ जो खाली जगह होती है उसमें रासायनिक ही मैसेज जाता है, सिर्फ केमिकल मैसेज जाएगा। तो इन रसायनों को तंत्रिका संचारक कहा जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स किसको इन जो ये रसायन है ये न्यूरोट्रांसमीटर कहलाते हैं, जो केमिकल्स है, ठीक है, जो ले जाते हैं मैसेज आगे उनको, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। जैसे डोपामाइन हमारा, सेरोटोनिन आपने सुना होगा, डोपामाइन आपने सुना होगा, डोपामाइन लेवल, डोपामाइन, ठीक है, सेरोटोनिन। तो ये सब कुछ केमिकल है, ठीक है, जिसमें हमारे मैसेजेस एक से दूसरी जगह क्या करते हैं, गति करते हैं। तो तंत्रिका तंत्र की यहाँ पे संरचना देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम कैसे बना है, ठीक है, स्ट्रक्चर नर्वस सिस्टम का हमारा जो सेकेंड था तंत्रिका तंत्र। मानव तंत्रिका तंत्र को, ठीक है, मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS जिसको कहते हैं, ठीक है। CNS क्या है हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे देखिए इस तरह से ये तंत्रिका तंत्र है हमारा, नर्वस सिस्टम है हमारा, ठीक है। ये डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से डायग्राम में हमारा माइंड है, फिर पूरी बॉडी में हमारी नर्वस सिस्टम है, ये नर्व्स है हमारी, ठीक है, न्यूरॉन से बने होती है, जो छोटे छोटे न्यूरॉन्स होंगे इसमें न, फिर ये नर्व्स कहते हैं, इसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले हमारा रहेगा परिधीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS है। तो दूसरा हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र है। हम सबसे पहले वाला देखें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS, इसके अंतर्गत मस्तिष्क ब्रेन और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो आते हैं। दो भागों में बांटा गया है इसको। सबसे पहले वाला क्या है, और ये केंद्रीय तंत्रिका सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहता है, और जो दूसरा हमारा रहेगा वो PNS रहेगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यहाँ हम देखेंगे, इसके अंतर्गत जो हमारा ब्रेन है और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे रहती है, मेरु रज्जा सुषुम्ना जो हमारी, ठीक है, पीठ में रहती है, स्पाइनल कॉर्ड रहती है, वो आते हैं। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है ये रीढ़ की हड्डी के भीतर स्थित तंत्रिका का एक रस्सा होता है, बिल्कुल बारीक सी एक, ठीक है, धागे सी संरचना होती है ये, ठीक है। तो ये मस्तिष्क और परिधीय तंत्रिका तंत्र के बीच एक पुल का काम करती है। किसके बीच करती है ये, जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन और हमारा जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है उसके बीच, जो हमारा लास्ट में नीचे रहता है उसको, उसके बीच क्या करती है, एक पुल का काम करती है। यह हमारे शरीर में, ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाओं जैसे, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करती है। जो भी हमारे हाथ पाँव के, ठीक है, एक्शन होते हैं, हम कार्य होती है, उसको नियंत्रित करती है, ठीक है। गर्म वस्तु को छूते ही हाथ का अचानक पीछे खींच जाना, ये सब कुछ इस वजह से होता है, हमें मैसेज भेजती है कि गर्म में नहीं छूना, ठीक है। तो मस्तिष्क जो है ब्रेन, मानव, ठीक है, ब्रेन क्या है, मानव मस्तिष्क व्यवहार का मुख्य नियंत्रण केंद्र है। इसे 3 मुख्य भागों में बांटा गया है, ठीक है। पश्चिम मस्तिष्क है, अभी ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो हम सब पहले जो हाइंड ब्रेन रहता है ये हमारा, ठीक है, पीछे का जो रहता है वो उसको बोलते हैं हम हिंड ब्रेन, जो दिखता नहीं है, ठीक है। तो मतलब सामने से। तो उसके बाद है मेडुला, जो मज्जा जिसको बोलते हैं मेडुला ओब्लिगे ऑब्लोंगेटा, ठीक है। वो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसमें क्या, श्वसन, हृदय गति और रक्तचाप जैसी बुनियादी जीवन रक्षक अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कौन करता है, हमारा जो ब्रेन है, ठीक है। पश्चिम मस्तिष्क के पीछे को, पीछे वाला पार्ट रहता है ब्रेन का, इसके 3 भाग होते हैं ना, पीछे वाला जो हमने, ये क्या करता है, हमारी जो हम सांस लेते हैं, हमारी जो हार्ट बीट है, या फिर हमारा जो ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप है, जैसी बुनियादी जीवन रक्षक अनैच्छिक क्रियाएं, ठीक है। तो ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं हमारी इच्छा से नहीं होती है, ये अपने आप होती रहती है शरीर में, ठीक है। तो इसको नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसको करता है मज्जा, इसको हिंदी में मज्जा बोलते हैं, मेडुला ओब्लोंगेटा जो है। फिर पोंस, पोंस क्या है, यह श्वसन के साथ साथ नींद और सपनों को प्रभावित करता है। नींद और सपनों को कौन प्रभावित करता है, हमारे पिछले ब्रेन में जो हमारा पार्श्व, ठीक है, ब्रेन रहेगा, तो उसमें श्वसन के साथ साथ जो नींद और सपनों को प्रभावित कौन करता है, पोंस करता है, वो पीछे ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद है अनुमस्तिष्क, ये जो हमारा
सेरेब्रम रहता है, यह शरीर के संतुलन, मुद्रा, ठीक है, पॉस्चर और मांसपेशियों के समन्वय, जो हमारी मांसपेशियाँ उसके बीच जो हमारा कोऑर्डिनेशन रहता है उसको बनाए रखता है। जैसे साइकिल चलाना या सीधा चलना, ये सब कुछ काम करता है। पीछे हमारा जो पार्श्व ब्रेन रहता है उसकी में एक इस सेरेब्रम रहता है। तो पश्चिम मस्तिष्क के बाद है दूसरा मध्य मस्तिष्क, जो हमारा मिडिल ब्रेन रहता है। यह आकार में छोटा होता है। यह मुख्य रूप से दृष्टि और श्रवण संबंधी, ठीक है, श्रवण संबंधी प्रतिवर्तों और ध्यान और ध्यान को नियंत्रित करने या रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS का हिस्सा है। जो अगला है हमारा, तीसरा है हमारा अग्र फोर ब्रेन, जो हमने कहा था, ठीक है। तो यहाँ पे फोर ब्रेन यहाँ देखते हैं। फोर ब्रेन बहुत ही, इसमें ठीक है, थैलेमस सबसे पहले फोर ब्रेन में हमारा थैलेमस रहता है। थैलेमस क्या करता है, इसे रिले स्टेशन कहा जाता है। यह सभी संवेदी सूचनाओं, ठीक है, जो भी हमारी सूचनाएं हैं, दृष्टि, श्रवण आदि सिवाय गंध नहीं, सिर्फ क्या है, कौन सी सूचनाएं, गंध को नहीं ये प्रभावित करता है, ठीक है। हमारे जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, इसको ग्रहण कर मस्तिष्क बलकुट तक भेजता है। हमने ऊपर पढ़ा था, जो मस्तिष्क का बलकुट है उस तक भेजता है, गेन करता है, फिर आगे भेजता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हाइपोथैलेमस भी है। हाइपोथैलेमस कहाँ है, ये हमारा जो अग्र मस्तिष्क है, फोर ब्रेन है आगे वाला, ठीक है, इसमें रहता है हाइपोथैलेमस। पहले थैलेमस है, फिर हाइपोथैलेमस है। यह हमारी जैविक प्रेरकों, जैसे हमारी भूख, हमारी प्यास, काम, इच्छा, शरीर के तापमान, ठीक है, और जो हमारी इमोशन, इन सबको कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। अगर इसमें गड़बड़ी हुई, इसमें तो हमारी जो ये सारी चीज़ें, इनमें भी गड़बड़ी रहती है। तो यह अंतःस्रावी प्रणाली को भी नियंत्रित करता है। अंतःस्रावी प्रणाली जो हमारी है, इसको भी ये नियंत्रित करता है, ठीक है। जो हमारा इंटरनल प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो हमारा लिम्बिक तंत्र रहता है, लिम्बिक सिस्टम थर्ड। यह संवेगी व्यवहार, जो हमारा इमोशनल, ठीक है, बिहेवियर रहता है, और जो हमारी मेमोरी रहती है, इन सब के प्रबंधन में महत्वपूर्ण है। इसमें जैसे हिपोकैम्पस स्मृति के लिए रहता है ये, और ठीक है, एमिगडाला जो है, तो ये भय और आक्रामकता के लिए, ये छोटे छोटे दोनों पार्ट रहते हैं। एक रहता है हिपोकैम्पस, जिसे हम स्मृति के लिए होता है ये, और एमिगडाला होता है ये भय और आक्रामकता के लिए। ये सब इसमें शामिल है, कि इसमें लिम्बिक तंत्र में है जो हमारा, ठीक है, यहाँ पे फोर ब्रेन में आगे वाला जो हमारा ब्रेन रहता है, अगर मस्तिष्क उसमें। तो अब है प्रमस्तिष्क, ठीक है, प्रमस्तिष्क, जिसको सेरेब्रम या फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। सबसे पहले हम थैलेमस पढ़ा, फिर इसमें हाइपोथैलेमस है, ठीक, उसके बाद लिम्बिक सिस्टम है, ठीक है, उसके बाद है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। यह सोचने, तर्क करने, भाषा और चेतना का केंद्र है। अगर पूछेंगे भाषा और चेतना का केंद्र कौन है, हमारा कॉन्शियस का, वो है सेरेब्रम, ठीक है, सेरेब्रम या सेरेब्रल। तो यह दो भागों में बटा होता है, बायां गोलार्ध और दायां गोलार्ध, ठीक है। तो मस्तिष्क के चार पाली, जैसे फोर लोब्स और सेरेब्रल कॉर्टेक्स, तो इनमें बटा है। जैसे अग्रपाली है, फ्रंटल लोब बोलते हैं इसको। उच्च मानसिक प्रक्रियाएं, जैसे सोचना, योजना बनाना, निर्णय लेना और स्वैच्छिक गामक नियंत्रण, ये सब कुछ कौन करता है, ठीक है, फ्रंटल लोब करता है। तो भीतीय पाली रहता है यहाँ पे, ठीक है। पैराइटल लोब जो है, ये स्पर्श, दर्द, तापमान, हाँ, ठीक है, और दबाव जैसी कायिक संवेदनाओं ये प्रसंस्करण करता है। जैसे हमारा जो टच है, हमारा पेन है, हमारा जो बॉडी का तापमान है, जो दबाव है, ये सब कुछ किससे महसूस होता है, ये होता है भीतीय पाली जो बोलते हैं। दूसरा हमारा भीतीय पाली। तीसरा है शंख पाली, ठीक है, इसको ये टेम्पोरल लोब कहते हैं। मुख्य रूप से श्रवण, जो हमारे हियरिंग और भाषा को समझता है। उसके बाद है पश्चकाल पाली, ये मुख्य रूप से दृष्टि और दृश्यों के प्रसंस्करण का केंद्र है। तो देखिए, हमने सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमने जो ब्रेन है, ठीक है, ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें, एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ के अंदर तीसरी चीज़। जैसे हमने यहाँ देखा नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है हमारा,
ठीक है, ये हमने यहाँ बताया 2 तरह का है हमारा नर्वस सिस्टम। पहला कौन सा है? पहला हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहता है, CNS जिसको बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रल जो रहता है ये यहाँ पे देखिए, आपने देखा है सेंट्रल हमें दिख रहा है यहाँ पे, जो हमारा ऊपर सिर है, ब्रेन है, इसके चारों ओर वाला जो, इसको सेंट्रल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा सेंट्रल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। तो सेंट्रल सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती है? सबसे पहले हमने देखा सेंट्रल सिस्टम, सॉरी जो CNS में आया, सेंट्रल सिस्टम में इसके अंतर्गत जो हमारा ब्रेन और सुषुम्ना जो हम बोले थे, स्पाइनल कॉर्ड, 2 आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है सेंट्रल सिस्टम में। ब्रेन में हमने क्या क्या चीज़ देखी? ब्रेन मुख्य रूप से जो है 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जो हमारा रहता है हाइंड ब्रेन, आगे वाला रहता है, सॉरी हाँ, हाइंड ब्रेन जो है पीछे वाला रहता है, जिसको पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं। फिर सेरेबेलम जो है अनुमस्तिष्क जिसको कहते हैं, ये यहाँ पे दूसरा रहता है। और सॉरी, सेरिब्रम तो जो हमारा पश्चिम मस्तिष्क है, ठीक है, हाइंड ब्रेन इसी का ही भाग है। इसमें क्या आता है? एक मेडुला और दूसरा पोन्स, तीसरा सेरेब्रम, ये पश्चिम मस्तिष्क के भाग है, इसी में आते हैं। इससे क्या क्या कंट्रोल होता है ये हमने बताया है। जो दूसरा इसका रहता है वो मिड ब्रेन रहता है। ठीक है, मिड ब्रेन बीच वाला जो रहेगा। फिर तीसरा रहेगा अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन। इसमें क्या क्या चीज़ आती है? थैलेमस आता है, हाइपोथैलेमस आता है, ठीक है, लिम्बिक सिस्टम आता है। फिर हमारा सेरेब्रम, पहले हमने देखिए ऊपर, हम ये देखेंगे ऊपर वाला जो है यहाँ सेरेबेलम है ये। ठीक है, जो यहाँ से हमने मध्यम, सॉरी, पश्चिम मस्तिष्क, हाइंड ब्रेन का एक पार्ट है सेरेबलम। लेकिन जो यहाँ पे देखिए नीचे, ये अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन का ये सेरेब्रम है। दोनों अलग अलग है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो मस्तिष्क के जो 4 पाली है, इसमें हम देखते हैं 2 भागों में जैसे बांटा गया है ना, बायां और दायां। तो उसके बाद 4 पाली, जो हम 4 भाग है छोटे छोटे, उसको अलग से कैसे देखते हैं? अभी हमने ये बताया 3 भाग जो है, एक, ठीक है, हमारा पीछे वाला पाश्चर रहेगा, फिर हमारा मिड रहेगा, फिर हमारा फोर रहेगा आगे वाला। फिर इसको हम चार चार छोटे छोटे हमारे जो लोब्स इसको बोलते हैं, 4 लोब्स फॉर सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, जो हमारा आगे वाला दिमाग है, उसके 4 पाली यहाँ बताए गए हैं। ठीक है, आपने जैसे देखा है अग्र पाली, भीतीय पाली, शंख पाली और पार्श्व पाली, ये 4 होते हैं जो हमारा फोर ब्रेन है उसके सेरेब्रल भाग वाले के। ठीक है, तो दूसरा हमारा है पृथ्वी तंत्रिका तंत्र, PNS। हमने CNS देखा, CNS में क्या क्या आता है, हमारी जो चीज़ें आती है हमने देख लिया। PNS में देखेंगे, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS जो है को शरीर के अन्य अंगों और संवेदी अंगों से जोड़ता है। इसके 2 भाग है, अकाय तंत्रिका तंत्र, सोमैटिक नर्वस सिस्टम रहता है, और आपको, ठीक है, दूसरा रहता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें 2 रहते हैं। देखिए ऊपर हम यहाँ देखेंगे, और पास डायग्राम था जो, ये देखिए, तो यहाँ पे है ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक। फिर यहाँ पे ऑटोनॉमिक के भी 2 पार्ट दिए गए हैं, ये सिंपैथिक, और यहाँ पे सोमैटिक के भी 2 दिए गए हैं। ठीक है, सेंसरी इनपुट एंड मोटर आउटपुट। तो देखिए, थोड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है ब्रेन का, इसको ध्यान से पढ़ना रहेगा तभी समझ आएगा ये। तो PNS पे हम देख रहे थे यहाँ पे, ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र में। तो यह जो है हमने बताया जैसे कि ये CNS को शरीर के अन्य अंगों और संवेदी, जो हमारा ब्रेन है इसको CNS सेंटर्स, इसको दूसरे जो हमारे भाग है इससे कनेक्ट करता है। तो इसके 2 भाग रहते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, यह हमारी स्वैच्छिक मांसपेशियाँ होती है, जैसे हाथ पैर वगैरह हिलाना, या और ज्ञानेंद्रियों से आने जाने वाली सूचनाओं को नियंत्रण करना। ज्ञानेंद्रिय क्या, हमारी आँख कान नाक जो है, ठीक है, इस से आने जाने वाली सूचनाओं को कौन नियंत्रित करता है? ये हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम करता है। तो हमारा जो दूसरा रहेगा ये यहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यह अनैच्छिक इच्छाएं, जैसे हमारी हार्ट बीट है, ठीक है, और हमारा जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है, इन सबको कौन नियंत्रित करता है? इन्हें
नॉमिक नर्वस सिस्टम करता है, और इसके भी दो भाग है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, ठीक है, सिंपैथिक सिस्टम इसको बोलते हैं। यह आपातकालीन परिस्थितियों, ठीक है, लड़ो और भागो, फाइट और ठीक है फ्लाइट में शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे अचानक कुत्ता सामने आने पर हृदय गति बढ़ना और हम भागते हैं, खुद को बचाते हैं। और अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो है यहाँ सॉरी प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र, यह आपातकाल समाप्त होने पर शरीर को शांत और सामान्य स्थिति में लाता है, ऊर्जा का संरक्षण करता है उसके बाद, ठीक है। तो ये दो इसके भाग है, क्या कौन से है यहाँ पे, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र, ठीक है। सिंपैथेटिक सिस्टम एंड दूसरा है पैरा सिंपैथेटिक सिस्टम, दोनों है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भाग। फिर अगला हमारा रहेगा अंतस्रावी ग्रंथियाँ, जो हमारा थर्ड पॉइंट रहता था, ठीक है। ऊपर किस चीज़ से हमने देखा, 3 चीज़ों से बना है। सेकेंड धीरे धीरे देखते रहते ताकि आप लोग भूल ना जाए, ठीक है। केंद्रीय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये तो यहाँ पे हमने इसका देखा, 22 स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन, ठीक है। फिर हमने पढ़ा तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम, फिर है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हमने ये दोनों पढ़ दिया है। तंत्रिका जो कोशिका है न्यूरॉन, ये नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई है। फिर नर्वस सिस्टम रहता है, तंत्रिका तंत्र में पीएनएस और सीएनएस पढ़ा हमने। अब एंडोक्राइन ग्लैंड रहेगा, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ में क्या रहेगा, हम यहाँ से देखते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये सॉरी ये नलिकाविहीन ग्रंथियाँ डकलेस ग्लैंड होती है, जो सीधे रक्त प्रवाह में अपने रसायनों को छोड़ती है, जिसे हार्मोन कहा जाता है। हार्मोन किसे कहा जाता है, ठीक है। ऐसे रसायन जिनको कौन है, एंडोक्राइन ग्रंथियाँ जो है वो रक्त के प्रभाव में अपने रसायन छोड़ती है, उसको कहा जाता है हार्मोन्स। तो यह हमारे विकास और व्यवहार को प्रभावित करती है, ठीक है। तो कैसे करते हैं यहाँ आगे देखिए। सबसे पहले हमारी जो है यहाँ पे कौन कौन सी ग्रंथियाँ रहती है, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड किसे कहते हैं, इससे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। मास्टर ग्लैंड कौन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड है, क्योंकि यह अन्य सभी ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करती है। यह वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का स्राव करती है। कौन करती है, जो हमारे ग्रोथ हार्मोन के लिए कौन कौन सी ग्लैंड है, तो यह पीयूष ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो थायराइड ग्रंथि जो है गले में रहती है यहाँ पे, ठीक है। थायराइड ग्लैंड आपने देखी होंगी यहाँ पे, गले में टच भी कर सकते हैं। ये क्या थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है, कौन सा, थायरोक्सिन, ठीक है। तो ऊपर देखते हैं हम, जो चयापचय जो हमारा मेटाबॉलिज्म रहता है और ऊर्जा को नियंत्रित करती है, हमारा ऊर्जा स्तर है इसको नियंत्रित करती है, कौन, थायरॉइड ग्रंथि हमारी, ठीक है। और इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन। तो हम बोलते हैं कि हमारा थायरॉइड, जो बोलते हैं कि थायरॉइड का टेस्ट है, थायरॉइड बिगड़ गया, ये सब कुछ क्या कहते हैं, थायरॉइड ज़्यादा हो गया है, तो ये इसी वजह से होता है, तभी लोग एकदम से वज़न बढ़ता है, ठीक है। तो जब हमारा जो यहाँ मेटाबॉलिज्म है ये इसको छेड़ता है। अधिवृक्की ग्रंथि जो हमारा है, एड्रेनल ग्लैंड है, थर्ड रहता है, यह किडनी के ऊपर होती है। देखिए यहाँ पे ये सारी हम देखेंगे कौन कौन सी ग्लैंड कैसी हैं, यहाँ पे हम देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम में। तो अधिकृत वृक्की जो है एड्रेनल ग्लैंड रहती है यो, ठीक है, जो हमारी किडनी है, हाँ किडनी के ऊपर होती है ये, यह एपिनेफ्रीन याद रखना है आपने, और एप्रीफ्री और नॉर एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, दो ये हार्मोन है। इन हार्मोन को छोड़ती है, जो तनाव और आपातकालीन स्थिति का सामना करने में मदद करते हैं, ठीक है। तनाव और जो हमारा आपातकालीन स्थिति है उसको सामना करने में ये मदद करते हैं, ठीक है। फिर हमारा रहता है जो हमारी जन्म ग्रंथियाँ रहती है, गोनेड्स रहते हैं, वो
देखिए पुरुषों में जैसे टेस्टिस रहता है, टेस्टिस्ट्रॉन बोलते हैं, और महिलाओं में जो हमारा ओवरीज रहता है, अंडाशय रहता है, ठीक है। तो ये एस्ट्रोजन और हमारे प्रोजेस्टेरोन होते हैं। तो जो हमारे हार्मोन है इसमें कौन कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन और महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। जो जो द्वितीय लैंगिक लक्षणों और प्रजनन व्यवहार को नियंत्रित करते हैं हमारे जो भी, ठीक है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जो हमारे सेक्सुअल जो हमारे लक्षण रहते हैं और प्रजनन व्यवहार इन सबको नियंत्रित करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। पुरुषों में एस्ट्रोजन और महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पे देखिए, अभी हम देखेंगे इन ग्लैंड्स को। ये देखिए यहाँ पे कौन सी कहाँ पे है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये दिमाग में रहती है, आगे को हाइपोथैलेमस में यहीं रहती है, ठीक है। ये ये पिनेल ग्लैंड पीछे रहती है फोrehead के, ठीक है। सारी ग्लैंड्स आप देख सकते हैं। थायराइड ग्लैंड यहाँ गले में है ये, ठीक है। तो पैराथायराइड ग्लैंड इसकी दूसरी ओर है। यहाँ पे पैनक्रियाज में हमने बताया था, और यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड्स है जो किडनी के ऊपर छोटी सी यहाँ पे दिखिए, और टेस्टिस यहाँ पे है। तो अगर महिलाएं उनमें ओवरी है, वो अंदर रहती है यहाँ पे, ठीक है, ऊपर। तो अब अगला हमारा रहता है जेनेटिक्स एंड बिहेवियर, तो अनुवांशिक और व्यवहार, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी ये बहुत हो गई है वीडियो, ठीक है। तो 36 मिनट की हो गई है। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखिए, थोड़ा सा अगला वीडियो रहेगा। सो आई थिंक कि आपको ये समझ आया होगा, उम्मीद करती हूँ। तो जो अगला आपका हमारा टॉपिक रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आप प्लीज़ मेरा जो वीडियो है उसको शेयर भी ज़रूर करिएगा, अगर कोई भी आपके स्टूडेंट है और सॉरी आपके साथ और भी साइकोलॉजी पढ़ने वाले हैं। और साथ में इसे आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा मेरा चैनल, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अच्छे अच्छे ला सकूँ।